कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों ने 2 चैप्टर को देख चुका हूँ, जैसा कि अभी हम लोगों ने 2 चैप्टर देख लिया हो, तो अब आगे तीसरा चैप्टर में देखते हैं साइंस के। साइंस का केमिस्ट्री स्टार्ट किया हो, क्या हम लोग स्टार्ट किए हैं साइंस का केमिस्ट्री। साइंस का केमिस्ट्री वो भी जो किरण पब्लिकेशन का एक समान अध्ययन बुक आता है, वो किरण पब्लिकेशन के बुक से ही स्टार्ट किया हूँ साइंस का अध्याय। साइंस में केमिस्ट्री स्टार्ट करने का कारण था कि बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री में ही दिक्कत आती थी, तो मैंने सोचा पहले केमिस्ट्री को ख़त्म कर लिया जाए, फिर बारी बारी से फिजिक्स और बायोलॉजी को भी उठाया जाए। अब तक जो 2 चैप्टर देखे हैं, उन 2 चैप्टरों में आप देखते होंगे कि पदार्थ एवं उनकी प्रकृति वर्गीकरण जो है ये हो चुका है। परमाणु संरचना ये भी देख चुके हैं। अब हम आज देखेंगे गैस लॉ। क्या देखेंगे? गैस का नियम। गैस का नियम देखेंगे और आज के टॉपिक को ख़त्म करने के बाद फिर अगले दिन आप लोगों को एवं प्रकार से एक एक टॉपिक को बताते हुए चलेंगे। चलिए देर ना करते हुए तीसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तीसरा टॉपिक है आपका परमाणु संरचना हो गया ये। और तीसरा टॉपिक है गैस नियम। क्या है? गैस का नियम। गैस का नियम के लिए देखेंगे हम लोग कि गैस का नियम में सबसे पहले हम जानते हैं कि गैस का नियम में है कि पी वी इज इक्वल टू, आदर्श गैस नियम है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये है। इसको हम लोग देखेंगे, इनके बाद ही आगे कुछ जानेंगे। जहाँ की पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम और एन हो गया कांस्टेंट, आर भी हो गया कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर। तो आगे चलिए हम लोग देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक में देखेंगे बॉयल्स लॉ। पहले क्या देखेंगे? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ देखिए क्या बोल रहा है। यह नियम बोलता है किसी बंद तंत्र में स्थिर ताप पर, स्थिर ताप मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किसी बंद तंत्र में स्थिर ताप पर किसी गैस के दाब और आयतन के, किसी का दाब तथा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है। अगर हम किसी बंद परिपथ में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो उनका दाब जो है, उस तंत्र का दाब उनके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस नियम अनुसार होगा स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन घटेगा। जैसे व्युत्क्रमानुपाती हो गया तो उल्टा काम होगा। जब हम गैस दाब बढ़ाएंगे तो वहाँ वॉल्यूम घटेगा, जहाँ वॉल्यूम बढ़ाएंगे वहाँ दाब घटेगा। तो उसी तरह से है ये कि इसका गणितीय रूप देखिए क्या है, पी वी इज इक्वल टू के और पी वन वी वन मतलब कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाकी एन और आर जो है वो तो कांस्टेंट है ही, स्थिरांक दिया हुआ है। तो पी वी हो गया कांस्टेंट टोटल, तो पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू। पी हो गया तंत्र का दाब, वी हो गया गैस का आयतन, के हो गया तंत्र में दाब और आयतन का गुणांक, जिसको स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं चार्ल्स का नियम। क्या देखेंगे? चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में क्या बोलता है कि इसके अनुसार स्थिर दाब, मतलब वहाँ देखे थे बॉयल्स में क्या टेम्परेचर था कांस्टेंट, लेकिन दाब में ये चार्ल्स नियम में क्या है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा कांस्टेंट। किसी आदर्श गैस के निश्चित भार का आयतन उस गुणांक के द्वारा घटता या बढ़ता है जिसके द्वारा उसका ताप परम ताप पैमाने पर परिवर्तित होता है। मतलब इस नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम के अनुसार देखिए क्या होगा। इस नियम के को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इस नियम को क्या किया जा सकता है? निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या है, भी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, जहाँ भी है गैस का आयतन और टी है परम ताप। चार्ल्स के अनुप्रयोग में देखेंगे, चार्ल्स का अनुप्रयोग हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना, ये भी चार्ल्स का अनुप्रयोग है। और रोटी का बनना आदि, ये सब चार्ल्स का क्या है? अनुप्रयोग है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है। रोटी भी आप देखेंगे जैसे जैसे उसमें टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका आयतन भी बढ़ जाता है। आगे है संयुक्त गैस, मतलब कंबाइंड गैस लॉ। क्या है? कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ को देखते हैं हम लोग, ये क्या है।
यह चार्ल्स तथा बॉयल्स नियम को जोड़ने से प्राप्त होता है। इसमें क्या है, चार्ल्स और बॉयल्स को एक साथ अगर करेंगे तब उसको कंबाइंड गैस लॉ कहेंगे, संयुक्त गैस नियम। यह चार्ल्स तथा बॉयल्स नियमों को जोड़ने से प्राप्त होता है, अर्थात किसी तंत्र में दाब, आयतन, गुणांक तथा तापमान का अनुपात सदैव नियत रहता है। इस नियम का गणितीय रूप में जब देखेंगे PV/T बराबर K, यहाँ P बराबर दाब, V बराबर आयतन और T बराबर केल्विन, जिसको कि टेम्परेचर कहेंगे, तापमान, तथा K जो है वो नियतांक हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, PV/T बराबर K। यही हो गया संयुक्त गैस, कंबाइंड गैस लॉ। ठीक है, आगे देखते हैं गैस लूसेक नियम। क्या है आगे, गैस लूसेक नियम। अब देखिए गैस लूसेक नियम क्या कहता है। इसके अनुसार किसी गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। गे लूसेक नियम क्या बोलता है, अगर यहाँ पर देखिए अब इसमें क्या बोलता है कि वॉल्यूम को जो है वही कांस्टेंट रहेगा। किसी गैस का एक निश्चित मात्रा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो परम ताप जो दाब जो है परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। इसका जो है अगर देखेंगे गणितीय रूप, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T हो जाएगा और P बराबर KT, P/T बराबर K, मतलब प्रेशर बटे टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट हो जाएगा कोई भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया गया, तो प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा। बॉयल्स लॉ में सिर्फ उल्टा था, बाकी बात यहाँ पर सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आगे चलते हैं एवोगाद्रेज नंबर। क्या है, एवोगाद्रेज नंबर। एवोगाद्रेज नियम क्या बोलता है वो देखिए। एवोगाद्रेज का नियम जो है वो देखते हैं हम लोग कि इसके नियम अनुसार स्थिर ताप और दाब पर दो विभिन्न गैसों के समान आयतनों में उनके मोलों की संख्या समान होती है। इसमें क्या है, स्थिर ताप और दाब रहेगा, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर दो विभिन्न गैसों के समान आयतन में उनके मोलों की संख्या समान होती है। बात भी सही है। V1/N1 बराबर V2/N2, V1/N1 बराबर V2/N2, V1 बराबर V2 और N1 बराबर N2 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आगे चलते हैं डाल्टन के आंशिक दाब, मतलब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखेंगे हम। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसमें देखिए इसके अनुसार परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाली यदि दो या अधिक गैसों को एक बंद बर्तन में मिश्रित कर दिया जाए तो गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होगा। देखिए इसको गणितीय रूप में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इनका कहना है कि परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाली दो या अधिक गैसों को एक बंद बर्तन में मिश्रित कर दिया जाए तो गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। इसका गणितीय रूप नहीं दिया हुआ, चलिए ठीक है, इसमें यही बात बोलना है। इसका पारस्परिक रासायनिक अभिक्रिया, वैसा गैस जो कि नहीं करता अभिक्रिया, उनको अगर एक बर्तन में मिश्रित कर दिया जाए तो गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, तो मिश्रण का कुल जो दाब होगा वो सिंपल है, सबका जितना जितना दाब होगा सबको जोड़ दीजिए तो एक दाब के बराबर हो जाएगा। आगे आइए, ग्राहम का विसरण नियम। क्या है, ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम को हम लोग देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम का विसरण नियम, यह नियम 1883 ईस्वी में ग्राहम ने दिया। कौन दिया, ग्राहम ने दिया 1883 ईस्वी में। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। इस नियम के अनुसार क्या बोल रहा है, निश्चित ताप मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। दूसरे शब्दों में उसको देखिए, किसी गैस के विसरण की दर R
उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात R1/R2 बराबर √√M2/M1, जहाँ R1 जो है प्रथम गैस के विसरण की दर है और ये है आयतन या मोलों की संख्या के प्रति इकाई समय है। और R2 जो है इसमें, R1 देख लिए, R2 इसमें क्या है वो देखिए। ये R2 जो है, R1 तो देख लिए प्रथम गैस के विसरण की दर, R2 हो गया द्वितीय गैस के विसरण की दर, M1 हो गया गैस 1 का अनुभार, M2 हो गया गैस 2 का अनुभार। घनत्व में अंतर होते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने का गुण विसरण कहलाता है। घनत्व में अंतर होने के बावजूद गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाना ही गुण क्या कहलाता है? विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। हाइड्रोजन गैस के विसरण का वेग ऑक्सीजन गैस के विसरण के वेग से 4 गुना अधिक होता है। याद रखेंगे, डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि हाइड्रोजन गैस के विसरण का वेग ऑक्सीजन गैस के विसरण के वेग से 4 गुना होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है गैस का गतिज ऊर्जा। क्या है? गैस का गतिज ऊर्जा। गैस का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आदर्श गैस के गुणों के सिद्धांत व्याख्या करने के लिए बर्नौली ने गैसों के गतिज ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादित किया। बर्नौली है जो कि 1738 में गैसों के गतिज सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 1860 ईस्वी के आसपास क्लॉसियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन आदि वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को परिमार्जित किया। ये जो आदर्श गैस के गुणों के सैद्धांतिक व्याख्या करने के लिए बर्नौली ने गैसों के गतिज सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वहीं 1860 ईस्वी में के आसपास में क्लॉसियस हो, चाहे मैक्सवेल हो, चाहे बोल्ट्जमैन हो, आदि वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का परिमार्जित किया। प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों की बनी होती है जिसे अणु कहते हैं। प्रत्येक गैस क्या है? एक सूक्ष्म कण से बना होता है जिसे अणु कहते हैं। आगे देखिए, ये अणु सभी संभव दिशाओं में सतत गमन करते हैं। क्या है ये अणु? ये अणु जो है सभी संभव दिशाओं में सतत गमन करते रहते हैं। ये अणु गोलीय और पूर्णतः लचीले होती है। अणु क्या होता है? गोलीय होता है और पूर्णतः लचीले होते हैं। इन अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं रहता है। इन अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं रहता है। इस गतिमान अणुओं के बर्तन की दीवार से सतत टकराते रहने के कारण ही गैसीय दाब की उत्पत्ति होती है। बात सही है। गैस से अगर कोई चीज़ पे दाब बन रहा है तो कहीं ना कहीं गैस में उपयुक्त जो अणु है, जो उसमें विद्यमान अणु है, वो जब तक गैस के बर्तन के दीवार से नहीं टकराएंगे तब तक उन पे जो है दाब उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए बोलते हैं इस गतिमान अणुओं के बर्तन की दीवार से सतत टकराते रहने के कारण ही गैसीय दाब की उत्पत्ति होती है। अगला है गैस की औसत गतिज ऊर्जा। गैस की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप की अनुपाती होती है। परम ताप की अनुपाती होती है। गैस का गतिज समीकरण के अनुसार PV बराबर 1/3 MnC रेकरिंग स्क्वायर, जहाँ P जो है दाब है, V वेग है, M द्रव्यमान है, N कुल अणु है और C गैस का मूल औसत वेग है। इस तरह से PV बराबर 1/3 MnC स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, गैसों के गतिज सिद्धांत की एक मान्यता है कि किसी निश्चित ताप पर अणुओं के वेग 0 और अनंत के बीच होते हैं। किसी निश्चित ताप पर अणुओं का वेग या तो 0 होगा या अनंत के बीच हो, 0 और अनंत के बीच में होते हैं। लेकिन निश्चित ताप पर अणुओं का एक औसत वेग होता है। निश्चित ताप पर एक अणुओं का औसत वेग होता है। भली भांति याद रखेंगे। आगे देखिए, इस नियम को सर्वप्रथम मैक्सवेल ने 1859 ईस्वी में स्थापित किया था। मैक्सवेल अभी पढ़े, वो क्या 1859 में इस नियम को स्थापित किया। अगला है अतः इसे आणविक वेगों का मैक्सवेल का बंटन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आणविक वेगों का मैक्सवेल का बंटन नियम कहते हैं। इसे आणविक वेगों का मैक्सवेल का बंटन नियम कहते हैं। आगे है
तथा वास्तविक गैस। क्या है इसमें? आदर्श तथा वास्तविक गैस। आदर्श गैसें ताप तथा दाब की सभी परिस्थितियों में गैस नियमों का पालन करती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। आदर्श गैस क्या है? ताप तथा दाब के सभी परिस्थितियों में गैस नियमों का पालन करती है। और वास्तविक गैस जो है केवल उच्च ताप और निम्न दाब पर गैस नियम का पालन करती है। क्वेश्चन आएगा कि उच्च ताप और निम्न दाब पर यही वास्तविक गैस जो है गैस नियमों का पालन करता है। कब? वास्तविक गैस होगा तो हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर पर ये गैस नियम का पालन करेगा, जबकि आदर्श गैस सब जो है ताप तथा दाब की सभी परिस्थितियों में, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, सारे परिस्थितियों में उसका पालन करता है। आगे देखते हैं आदर्श गैस क्या है और वास्तविक गैस क्या है, इसका अंतर देखेंगे। देखिए पहला अंतर देखिए आदर्श गैस में। आदर्श गैस सभी तापों और दाबों पर गैस के सभी नियमों का पालन करता है। आदर्श गैस क्या होता है? अभी जस्ट पढ़े हैं कि गैस के सभी तापों और दाबों पर गैस के सभी नियमों का पालन करती है, जबकि वास्तविक गैस देखेंगे तो वास्तविक गैस में क्या होता है? सिर्फ निम्न दाब और उच्च ताप, मतलब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही गैस के नियम का पालन करता है। ये वास्तविक गैस कहलाते हैं। आदर्श गैस के देखिए दूसरा क्या है अंतर आदर्श और वास्तविक में। आदर्श गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होते हैं। आदर्श गैस का जो है अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होती है, जबकि ये वास्तविक गैस जो होता है गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता है, कुछ न कुछ होता है। तीसरा देखिए कि आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है। आदर्श गैस में जो है अणुओं के बीच में आकर्षण नहीं होता है, जबकि वास्तविक गैस में क्या होता है? अणुओं के मध्य आकर्षण बल रहता है। फिर देखिए आदर्श गैस में क्या? आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT का पालन करती है, जबकि वास्तविक गैस जो है समीकरण P प्लस A/V² इंटू V माइनस B बराबर RT का पालन करती है। वास्तविक गैस किसका पालन करती है? ये फार्मूला का P प्लस A/V² इंटू V माइनस B बराबर RT का पालन करती है। पांचवा है आदर्श गैस जो है काल्पनिक होती है, जबकि सभी गैसें वास्तविक होती है। आदर्श गैस जो है ये काल्पनिक होती है, जबकि सभी गैस क्या होता है? वास्तविक होती है। अब आगे चलते हैं वांडर वाल्व्स क्या है? वांडर वाल्व्स समीकरण। वांडर वाल्व समीकरण क्या है वो देखते हैं हम लोग। वांडर वाल्व समीकरण में क्या है? आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT को वास्तविक गैसों के लिए भी उपयोग बनाने के लिए अच्छा, ये जो आदर्श गैस समीकरण है इसको वास्तविक गैस के समीकरण के लिए उपयोगी बनाने के लिए वांडर वाल्व्स ने 1873 ईस्वी में इस समीकरण को दो संशोधन पद शामिल किए। इस समीकरण को दो संशोधन पद शामिल किए। पहला पद आयतन को संशोधन के लिए और दूसरा दाब के संशोधन के लिए। तो इस तरह से वांडर वाल्व्स का जो संशोधित गैस समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा? P प्लस AN²/V² इंटू V माइनस NB बराबर nRT। यहाँ गैसों के एक मोल n बराबर 1 अगर कर देते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा? P प्लस A/V² बराबर V माइनस B इंटू RT। यही समीकरण वांडर वाल्व समीकरण कहलाता है। वांडर वाल्व समीकरण अगर पूछेंगे डायरेक्ट प्रश्न में आता है तो यही हो जाएगा आपका वांडर वाल्व समीकरण। ठीक है, आगे देखिए यह समीकरण वांडर वाल्व समीकरण कहलाता है जहां A तथा B को वांडर वाल्व स्थिरांक कहते हैं। A तथा B को वांडर वाल्व स्थिरांक कहते हैं। आगे है देखिए कि वांडर वाल्व समीकरण के आलोक में वास्तविक गैसों के आचरण की व्याख्या इस प्रकार की जाती है। वांडर वाल्व समीकरण के आलोक में वास्तविक गैसों के आचरण की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। पहला, एक मोल आदर्श गैस के लिए PV बराबर nRT। एक मोल आदर्श गैस के लिए PV बराबर nRT। एक मोल वास्तविक गैस के लिए P प्लस A/V² इंटू V माइनस B बराबर RT। ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रवीकृत किया जाता है।
अब बताएंगे गैस को द्रवीकृत बनाने के लिए ताप घटाया जाता है, टेम्परेचर लो किया जाता है और प्रेशर बढ़ाया जाता है। आप देखे होंगे, आप एलपीजी जो यूज करते हैं गैस सिलेंडर, वो भी गैसीय रूप का लिक्विड रूप है। तो उसमें क्या है, ताप घटाया हुआ है और प्रेशर बढ़ाया हुआ है, जिसके कारण आप सिलेंडर को अगर हिलाएंगे तो पता चलेगा कि अंदर कोई लिक्विड है, जबकि वो गैस से लिक्विड बना के भरा गया है। इसीलिए देखेंगे जब भी गैस सिलेंडर से अगर गैस रिसा होता है तो वहाँ ठंडा लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो ठंडा होगा ही, और प्रेशर ज़्यादा है इसीलिए जल्दी से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है। किसी गैस का क्रांतिक ताप, किसी गैस का क्रांतिक ताप देखिए क्या है। किसी गैस का क्रांतिक ताप है जिससे अधिक ताप रहने पर गैस को द्रवीकृत नहीं किया जा सकता है, चाहे कुछ भी दाब क्यों न डाला जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ये सही है। क्रांतिक ताप क्या है, वह ताप है जिससे अधिक ताप रहने पर गैस को द्रवीकृत नहीं किया जा सकता है, चाहे कुछ भी दाब क्यों न डाला जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। का क्रांतिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका क्रांतिक ताप जो है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अर्थात 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर CO2 गैस को किसी भी हालत में द्रवीकृत नहीं किया जा सकता है। आप अभी देखें कि क्रांतिक कोण के कारण जो है CO2 गैस को किसी भी हालत में द्रवीकृत नहीं किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं कि क्रांतिक ताप पर किसी गैस को द्रवीकृत करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब को क्रांतिक दाब कहते हैं। क्रांतिक ताप पर किसी गैस को द्रवीकृत करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब को क्रांतिक दाब या क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। जैसे CO2 के क्रांतिक ताप पर इस गैस को द्रवित में परिणत करने के लिए कम से कम 72.9 वायुमंडलीय दाब आवश्यक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए, क्रिटिकल प्रेशर के लिए का जरूरत पड़ेगा। आगे देखते हैं क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन जो है उस गैस का क्रांतिक आयतन कहलाएगा। देखिए जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर देखे, उसी तरीक़ा से क्रिटिकल प्रेशर भी देखे। तो एक क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन उस गैस का क्रांतिक आयतन कहलाता है, क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। जैसा कि CO2 गैस का क्रांतिक आयतन 95.65 लीटर होता है। क्रांतिक टेम्परेचर को TC से दिखाएंगे, जबकि क्रांतिक दाब को PC से और क्रांतिक आयतन को VC दिखाएंगे और को क्रांतिक स्थिरांक कहते हैं। तो देखते हैं क्रांतिक स्थिरांक कुछ गैस का जो कि बराबर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वो गैस में कौन कौन आता है, तो हीलियम का क्रांतिक टेम्परेचर जो होगा क्रिटिकल टेम्परेचर -267.85 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसका क्रिटिकल प्रेशर होगा 2.29 वायुमंडलीय दाब, और इसका क्रांतिक वॉल्यूम मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम जो होगा 57.7। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का देखेंगे तो हाइड्रोजन का होगा -239.95 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका वायुमंडलीय दाब जो होगा क्रिटिकल प्रेशर वो होगा 1297, जबकि क्रिटिकल वॉल्यूम 65 होगा। ऑक्सीजन का देखेंगे तो -118 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि क्रिटिकल प्रेशर होगा 50.4 और क्रिटिकल वॉल्यूम होगा 74.4। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक पूछे जाने वाले हैं, तो इनको बढ़िया से याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो होगा वो होगा 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिटिकल टेम्परेचर, जबकि क्रिटिकल प्रेशर 72.9 वायुमंडलीय दाब,
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जबकि क्रिटिकल वॉल्यूम देखेंगे 95.65 लीटर। ठीक है। अमोनिया का देखिए 132 डिग्री सेंटीग्रेड होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, जबकि 113 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्रिटिकल प्रेशर, और 72.3 लीटर क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। आगे देखते हैं कि हम लोग मोल सिद्धांत क्या है। मोल सिद्धांत क्या है? मोल सिद्धांत होगा इसके अनुसार कार्बन 12 को 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। इसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। आगे है 1 मोल बराबर, याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं, इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या, जबकि 1 मोल परमाणु बराबर 1 ग्राम परमाणु बराबर 1 मोल परमाणु बराबर 1 ग्राम परमाणु बराबर ग्राम परमाणु भार बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। देखिए 1 मोल बराबर हो जाएगा 6.022 गुना 10� एवोगाड्रो संख्या, जबकि 1 मोल परमाणु का हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु। 1 मोल अणु का हो जाएगा 1 ग्राम अणु बराबर इसका भी हो जाएगा याद रखेंगे सिंपल बात, 6.022 गुना 10⁻23 अणु होगा 1 मोल अणु का मान। मतलब एक अणु का मान जो हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या। चलिए, इस प्रकार से हम लोग तीसरा अध्याय भी समाप्त किए और आगे देखेंगे आने वाले समय में रेडियो सक्रियता, याद रखेंगे। और आप अभी इस चैनल का नाम जो चेंज किया गया है उस चैनल पे आप उपस्थित हैं, और इस चैनल का नाम हो गया मुन्ना यादव ऑफिशियल से बदल के अब हो गया है सृष्टि अध्ययन संस्थान। क्या हो गया? सृष्टि अध्ययन संस्थान। आप लोग बने रहें और आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत लाभ मिल रहा होगा। ये केमिस्ट्री सीरीज है। केमिस्ट्री सीरीज में आज ये तीसरा क्लास था। आगे आपको चौथा पांचवा करते हुए इस केमिस्ट्री सीरीज को ख़त्म करेंगे, और कोशिश है कि ज्योग्राफी या पॉलिटी दोनों में से कोई एक स्टार्ट करने का। और ज्योग्राफी पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी आपको। और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सृष्टि अध्ययन संस्थान में आपका अपना मुन्ना यादव।